नमस्कार। मैं डॉक्टर रुक्मणी मीना, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय करौली। हमने पिछले अध्याय में तथ्यों का अर्थ एवं प्रकार का अध्ययन किया था। आज हम तथ्यों के स्रोत का अध्ययन करेंगे। तथ्यों के स्रोत का तात्पर्य यह है कि तथ्यों का संकलन किन स्रोतों या माध्यम से किया जा रहा है। तथ्य संकलन के स्रोतों के चुनाव में विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। यदि ये स्रोत विश्वसनीय नहीं हुए तो संपूर्ण शोध कार्य ही निरर्थक हो सकता है। अतः तथ्य संकलन के विभिन्न स्रोतों को भली भांति समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। प्रमुखतः 3 तरीकों से अध्ययन हेतु तथ्य एकत्रित किए जा सकते हैं। सामाजिक शोध का विषय चूँकि मानव या मानव समूह होता है जिसे हम अपनी सुविधा अनुसार या आवश्यकता अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते, अतः हम उसके संबंध में 3 तरीकों से सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं या तथ्य एकत्रित कर सकते हैं। पहला, हम व्यक्ति से स्वयं बातचीत करें, वार्तालाप करें, सीधे प्रश्न करें तथा विषय या समस्या के संबंध में उसके विचार या प्रतिक्रिया को जान लें। दूसरा, शोध विषय से संबंधित व्यक्ति, समूह एवं संगठन के क्रियाकलापों, आचार व्यवहारों का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करें और इस अवलोकन के आधार पर प्राप्त तथ्यों को संकलित कर लें। तीसरा, शोध कार्य के समय उन दस्तावेजों, तथ्यों या सामग्री का उपयोग अपनी आवश्यकता अनुसार करें जो किसी अन्य अध्ययन या शोध हेतु एकत्रित किए गए थे। तो तथ्य संकलन की जो 3 स्रोत हमने दिखाए उनको समाजशास्त्रियों ने 2 भागों में बांटा है, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। जिस तरह से हमने तथ्यों के प्रकार पढ़े थे, प्राथमिक तथ्य और द्वितीयक तथ्य, उसी तरह से तथ्यों के स्रोत भी 2 तरह के हैं, एक तो प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। सर्वप्रथम हम प्राथमिक स्रोत को देखेंगे। प्राथमिक स्रोत से प्राप्त तथ्य वे मौलिक तथ्य होते हैं जिनको संकलित व प्रचारित करने का दायित्व उसी व्यक्ति या शोधकर्ता का होता है जिसने उन्हें एकत्रित किया है। या हमें ये भली भांति समझ लेना चाहिए कि प्राथमिक स्रोत से एकत्रित सामग्री का संकलन करता, रिपोर्ट या प्रतिवेदन का लेखक हो, ये आवश्यक नहीं है। जहाँ शोधकर्ता स्वयं अपने अध्ययन क्षेत्र या सामग्री की अध्ययन इकाइयों से संपर्क कर तथ्यों को एकत्रित करता है, वहाँ इसे तथ्य संकलन का प्राथमिक स्रोत कहा जाता है। यहाँ अपनी अध्ययन की इकाई यानी व्यक्ति से वह सीधा संपर्क कर तथ्य संकलित करता है। इस प्रकार से प्राप्त तथ्यों को प्राथमिक स्रोत द्वारा एकत्रित सामग्री इस कारण से भी कहा जा सकता है क्योंकि किसी विशिष्ट विषय के लक्ष्य को ध्यान में रखकर इसे प्रथम बार एकत्रित किया जाता है। समाजशास्त्री श्रीमती पीवी यंग ने तथ्य संकलन के प्राथमिक स्रोत को 2 भागों में विभाजित किया है, प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत अवलोकन, अनुसूची एवं साक्षात्कार प्रविधियों की सहायता से सामग्री संकलित की जा सकती है। प्रत्यक्ष स्रोत में शोधकर्ता या अध्ययनकर्ता द्वारा अध्ययन इकाइयों से सीधा संपर्क स्थापित किया जाता है। अप्रत्यक्ष स्रोत में शोधकर्ता अध्ययन इकाइयों से सीधा संपर्क किए बिना ही सामग्री का संकलन करता है। अप्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत में प्रश्नावली, रेडियो या टेलीफोन साक्षात्कार, प्रतिनिधि प्रविधियाँ आदि प्रमुख है। अब यहाँ हम कुछ प्रविधियों का विस्तार से चर्चा करेंगे। अवलोकन तथ्य संकलन के प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आता है। इसमें अध्ययनकर्ता स्वयं अध्ययन स्थल पर पहुंचकर घटनाओं, दशाओं, वस्तुओं, रीति रिवाजों
एवं व्यवहारों को निष्पक्ष रूप से देखता है, तटस्थ होकर उनका अवलोकन करता है और इस आधार पर तथ्यों को एकत्रित करता है। इस प्रविधि का सफल प्रयोग सीमित क्षेत्र में किया जा सकता है। सीमित क्षेत्र में क्यों? क्योंकि अध्ययनकर्ता को अध्ययन क्षेत्र में जाना पड़ता है और वो उनकी मध्य रहकर उनका अध्ययन करता है, तो विशाल क्षेत्र पे इसका कार्य करना मुश्किल होता है। इसमें साथ ही ऐसा अध्ययन लोगों के विचारों, विश्वासों, भावनाओं एवं मनोवृत्तियों से संबंधित नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनका अध्ययन अवलोकन प्रविधि से नहीं किया जा सकता। अवलोकन प्रविधि के भी 3 प्रकार है: सहभागिक अवलोकन, अर्ध सहभागिक अवलोकन और असहभागी अवलोकन। सहभागी अवलोकन में क्या होता है कि अनुसंधानकर्ता उस समूह में या जिस समूह का वो अध्ययन कर रहा है उसका एक सदस्य बन जाता है, यानी उसका एक भाग बन जाता है जिसका वो अध्ययन करता है। ऐसा करके वो समूह के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य ज्ञात कर सकता है। अर्ध सहभागिक अवलोकन में अध्ययनकर्ता लंबे समय तक समूह का अंग बना नहीं रहता, बल्कि विशेष अवसरों से संबंधित तथ्यों को वो एकत्रित करने के लिए समूह के निकट संपर्क में आता है। लेकिन असहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह या लोगों के निकट संपर्क में नहीं आता, बल्कि वह एक दर्शक के रूप में घटनाओं का निरीक्षण कर तथ्य एकत्रित करता है। तथ्य संकलन की ये प्रविधि जो है ये अधिक विश्वसनीय और निर्भर योग्य है। दूसरी देखते हैं हम साक्षात्कार। इसमें अध्ययन विषय से संबंधित विभिन्न व्यक्तियों से सीधा संपर्क कर बातचीत की जाती है और अध्ययन हेतु आवश्यक सामग्री एकत्रित की जाती है। इस विधि को साक्षात्कार विधि के नाम से जानते हैं। अनुसूची। अनुसूची प्रश्नों की एक सूची होती है जिसे अनुसंधानकर्ता स्वयं या उसके सहायक क्षेत्र में जाकर सूचनादाताओं से प्रश्न पूछकर उत्तरों को भरते हैं। इस विधि में अनुसंधानकर्ता तथा सूचनादाताओं के बीच अनुसूची के माध्यम से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित हो जाता है। अगला है प्रश्नावली। प्रश्नावली की सहायता से प्राथमिक तथ्य संकलित किए जाते हैं, परंतु फिर भी ये सूचना प्राप्ति का प्रत्यक्ष स्रोत न होकर अप्रत्यक्ष स्रोत है। इस विधि द्वारा अध्ययन में अनुसंधानकर्ता तथा सूचनादाता में प्रत्यक्ष संबंध स्थापित नहीं होकर अप्रत्यक्ष संबंध रहता है, क्योंकि प्रश्नावली अनुसंधानकर्ता द्वारा तैयार की गई प्रश्नों की एक सूची होती है जिसे वह उत्तरदाता के पास डाक द्वारा इस अनुरोध के साथ भेजता है कि इसे भरकर समय पर अवश्य लौटाएं। फिर देखते हैं हम द्वितीयक स्रोत। द्वितीयक स्रोतों या द्वितीयक तथ्यों या सामग्री को जिन स्रोतों से प्राप्त किया जाता है उन्हें तथ्य संकलन के द्वितीयक स्रोत कहते हैं। द्वितीयक स्रोतों से कई बार सुगमता से ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाएं मिल जाती है जो प्राथमिक स्रोतों से भी नहीं मिल पाती है। सामाजिक शोध में द्वितीय तथ्यों का प्राथमिक स्रोतों की तुलना में कम महत्व नहीं है। प्राथमिक तथ्यों की सत्यता का पता लगाने के लिए द्वितीयक स्रोतों द्वारा प्राप्त तथ्यों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। तथ्य संकलन के द्वितीयक स्रोतों को भी 2 भागों में विभाजित किया जाता है: व्यक्तिगत प्रलेख और सार्वजनिक प्रलेख। व्यक्तिगत प्रलेख के अंतर्गत वह संपूर्ण लिखित सामग्री आती है जो ये एक व्यक्ति अपने स्वयं के बारे में या सामाजिक घटनाओं को एक विशेष दृष्टिकोण से देख समझकर प्रस्तुत करता है। व्यक्तिगत प्रलेखों में व्यक्ति के विचारों, भावनाओं, आदर्शों आदि का समावेश भी हो सकता है। व्यक्तिगत प्रलेखों के रूप में उपलब्ध लिखित सामग्री प्रकाशित और अप्रकाशित दोनों ही रूपों में हो सकती है। इसमें पत्र है, डायरी है, जीवन इतिहास है, संस्मरण है आदि देखने को मिलती है। फिर देखते हैं हम सार्वजनिक प्रलेख। सामग्री संकलन के द्वितीय स्रोत के रूप में सार्वजनिक प्रलेख का काफ़ी महत्व है। किसी सार्वजनिक हित को ध्यान में रखकर सरकारी या गैर सरकारी संस्था के द्वारा सार्वजनिक प्रलेख तैयार कराए जाते हैं। कभी व्यक्तिगत स्तर पर भी
तथ्य संकलित किए जाते हैं और यदि उन्हें सार्वजनिक उपयोग के लिए काम में लाया जाता है तो ऐसी सामग्री भी सार्वजनिक प्रलेख के अंतर्गत ही आती है। सार्वजनिक प्रलेख व्यक्तिगत प्रलेख की तुलना में अधिक विस्तृत एवं व्यापक जानकारी प्रदान करते हैं और ये अधिक विश्वसनीय होते हैं। ये प्राय व्यक्तिगत पक्षपात से बिल्कुल मुक्त होते हैं। सार्वजनिक प्रलेखों को भी दो भागों में विभाजित किया है, प्रकाशित प्रलेख तथा अप्रकाशित प्रलेख। प्रकाशित प्रलेख सरकारी व गैर सरकारी संगठनों द्वारा समय समय पर कई तथ्य प्राथमिक रूप से संकलित कराए जाते हैं, जिन्हें सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रकाशित कर दिया जाता है। जब इन तथ्यों का अन्य अनुसंधानकर्ता द्वारा उपयोग किया जाता है तो उनके लिए तथ्य प्रकाशित प्रलेखों के रूप में तथ्य संकलन का द्वितीयक स्रोत बन जाते हैं। इसमें जैसे शोध संस्थानों के प्रतिवेदन, व्यक्तिगत शोधकर्ताओं के प्रकाशन, समितियों आयोगों के प्रतिवेदन, व्यावसायिक संस्थाओं एवं परिषदों के प्रकाशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रकाशन, पत्र पत्रिकाएं इत्यादि आते हैं। दूसरा, अप्रकाशित प्रलेख सरकारी व गैर सरकारी संगठनों द्वारा एकत्रित कुछ सामग्री उनकी गोपनीयता को बनाए रखने हेतु प्रकाशित नहीं कराई जाती, जबकि कुछ सामग्री आर्थिक या अन्य कारणों से प्रकाशित नहीं हो पाती। प्रतिरक्षा मंत्रालय से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेजों की गोपनीयता बनाए रखने के उद्देश्य से ही उनका प्रकाशन नहीं कराया जाता। पुलिस विभाग, न्याय विभाग, सरकारी कार्यालय आदि के द्वारा समय समय पर कई महत्वपूर्ण सूचनाएं एकत्रित कराई जाती है, परंतु उन्हें रिकॉर्ड या दस्तावेजों के रूप में सुरक्षित रखा जाता है, प्रकाशित नहीं कराया जाता। ऐसी सामग्री को अभिलेख कहा जाता है। ये अप्रकाशित दस्तावेज भी द्वितीयक सामग्री के प्रमुख स्रोत है। इस तरह से तथ्य सामग्री के ये दो स्रोत, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत हमने यहाँ जाने। धन्यवाद।